Hello everyone, welcome to another video lecture of research methodology. आज हम लोग बात करेंगे रिसर्च प्रॉब्लम पे, जिसपे हम लोगों ने लास्ट वीडियो लेक्चर पे कुछ डिस्कशन ऑलरेडी किया था। तो हम लोगों ने कल बेसिक्स से बेसिकली बात की थी। 6 सवाल, व्हाट, व्हेन, वेयर, हाउ, व्हाई, whom, इन 6 सवालों पे हम लोगों ने कल चर्चा की थी। क्योंकि जब आपकी रिसर्च प्रॉब्लम शुरू होती है तो रिसर्च प्रॉब्लम की स्टार्टिंग यहीं से होती है। ये 6 क्वेश्चंस आते ही हैं रिसर्चर के पास। जब वो शोध करता है, रिसर्च करता है, तो कहानी यहीं से शुरू होती है रिसर्च की। तो अब हम लोग उसमें आगे डिस्कस करेंगे। दैट इज आज का हमारा टॉपिक है सिलेक्टिंग ए रिसर्च प्रॉब्लम। किस तरीके से हम रिसर्च की प्रॉब्लम को सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए जैसे कि लिखा है, द ओल्ड सेइंग गोज, पुरानी कहावत है कि नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन। ठीक है ना, जरूरत, इन्वेंशन, जरूरत ही आविष्कार की देन है। ठीक है, हिंदी में ऐसे ही कहते हैं। देखिए आविष्कार जरूरत की वजह से होता है, बेसिकली जरूरत ही आविष्कार की देन है। तो आर रिसर्च स्टडी इज अनदर फॉर्म ऑफ इन्वेंशन। बिल्कुल सही बात है। जब जब हम करते हैं शोध यानी कि रिसर्च, रिसर्च कहीं ना कहीं कुछ नया, और नया के कंटेक्स्ट में ही यहाँ पे वर्ड क्या यूज किया है, इन्वेंशन यूज किया गया है। ठीक है, क्योंकि कुछ नया, उसके लिए रिसर्च होती, और उस रिसर्च के लिए दैट इज कॉल्ड इन्वेंशन। फाइन। Thus, if there is some necessity or a difficulty a business organization is facing, it forms a research problem that is to be investigated in order to fulfill that necessity or remove that difficulty. वही वही 100 बात की एक बात, हम रिसर्च क्यों करते हैं? क्योंकि ये करने का है किसी सोल्यूशन को पाना। अब सोल्यूशन क्यों पाना? क्योंकि हमें क्या है, कोई समस्या है। तो समस्या की वजह से, सोल्यूशन को पाने की वजह से हम क्या करते हैं, रिसर्च करते हैं, कुछ नया पाते हैं, कुछ नया इन्वेंशन, कुछ नया इनोवेटिव, और उस सोल्यूशन को पाते हैं। ठीक है, ताकि प्रॉब्लम या डिफिकल्टी दूर की जा सके। ओके, अब देखो आगे लिखा है, हाउ एवर सिंपल इट में लो, बट सिलेक्टिंग अ रिसर्च प्रॉब्लम इज अ बिग प्रॉब्लम इन इटसेल्फ। लेकिन जितना आसान ये बोलने में और सुनने में लग रहा है, उतना आसान ये है नहीं कि भाई ठीक है रिसर्च प्रॉब्लम ही तो है, सेलेक्ट कर ली साहब, ऐसा नहीं। इट नीड सो मेनी फैक्टर्स। इट आपका बहुत सारी चीजें होती है जिसमें आपकी बेसिकली उसकी जरूरत पड़ती है। ठीक है ना, especially when there is no apparent problem in an organization, or when a students want to select a research problem for the purpose of his thesis or dissertation for a degree, या PhD कर रहा है, MPhil कर रहा है, ठीक है, या डिप्लोमा, इट बिकम्स utmost important that the research problem must be very carefully chosen। स्पेशली अगर आप शोध या रिसर्च इसलिए करें कि आप PhD कर रहे हैं, डॉक्टरेट की पढ़ाई कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, या MPhil कर रहे हैं, तो आपके लिए बहुत ज़रूरी है। पीडीएफ ही आपका है, पीडीएफ कर रहे हैं, डिलीट कर रहे हैं, बेसिकली अलग अलग चीज़ के लिए अगर आप रिसर्च कर रहे हैं, तो बहुत ज़रूरी है कि आपकी रिसर्च की जो समस्या है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। क्योंकि अगर वहीं से गड़बड़ हो गई तो बाकी सब गड़बड़ हो जाएगा, लाइन्स ऑफ प्रोसेस। ठीक है, तो आज हम उन गाइडलाइंस की बात करेंगे कि क्या ज़रूरी चीज़ें होती हैं कि एक रिसर्चर को ध्यान में रखनी चाहिए, ताकि वो रिसर्च करते हुए रिसर्च प्रॉब्लम को सही से आइडेंटिफाई कर पाए। ठीक है, तो आइए उन प्रॉब्लम्स पे हम चर्चा करते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा है, सम ऑफ द गाइडलाइंस दैट रिसर्चर मस्ट फॉलो इन सेलेक्टिंग अ रिसर्च प्रॉब्लम आर लिस्टेड बिलो। अब वो क्या है, उन पे हम बात करेंगे सीधे कि एग्जैक्ट वो कैसी कैसी समस्याएं आती हैं। तो सबसे पहला दिख रहा होगा आप लोग को, which is mentioned as source of problems। सोर्स ऑफ प्रॉब्लम का बेसिकली मतलब है, इसको रुको मैं नीचे कर दूँ ताकि हम लोग के लिए ईजी हो जाएगा पढ़ना। हाँ फाइन, अभी ज़रा ईजी है। सोर्स ऑफ प्रॉब्लम की बात करके आपके प्रॉब्लम का सोर्स क्या है, पहले तो हमें ये देखना है, यानी कि रिसर्चर को ये देखना है, फर्स्ट ऑफ ऑल he has to look, क्या he has to look, one should look at the source from which one can select a research problem। हम कहाँ से अपनी रिसर्च की प्रॉब्लम को सिलेक्ट कर सकते हैं, पहले हमें ये देखना है। यानी कि अगर हमें ये क्लियर ही नहीं है कि हमें रिसर्च करनी है, चलो ठीक है क्लियर हो गया कि हमें इस टॉपिक पे रिसर्च करनी है,
लेकिन प्रॉब्लम क्या है भाई, कोई प्रॉब्लम भी तो होनी चाहिए ना कि बस मन किया चलो अब और रिसर्च कर लेते हैं, ऐसा तो नहीं होता है। रिसर्च की क्या समस्या है, एक प्रॉब्लम होगी तभी तो उसको आइडेंटिफाई सॉर्ट आउट करने के लिए, उसको सॉल्व करने के लिए तो रिसर्च की जाएगी। तो दोज में बी रेडिली अवेलेबल प्रॉब्लम दैट हैज बीन आइडेंटिफाइड बाय अ पर्सन और एन ऑर्गेनाइजेशन, किसी शख्स के द्वारा, किसी इंडिविजुअल के द्वारा या किसी कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, हमें उस प्रॉब्लम को सेलेक्ट करके आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि एग्जैक्टली वो समस्या क्या है। जब तक हमें समस्या क्लियर नहीं होगी हम आगे बढ़ ही नहीं सकते, ठीक है। If that is not the case, one can make use of experience of expert of the field। बिल्कुल, अगर उसे नहीं समझ में आ रहा है तो किसी एक्सपर्टाइज पर्सन से, जिस पे वो रिसर्च करना चाह रहा है, कौन, रिसर्चर, एक्सपर्ट आदमी से जो उस फील्ड में एक्सपर्ट है, जिस पे वो रिसर्च करना चाह रहा है। कोई जीएसटी पे रिसर्च करना चाह रहा है तो वो जीएसटी एक्सपर्ट से या टैक्सेशन एक्सपर्ट से सलाह ले। कोई आरबीआई पे रिसर्च करना चाह रहा है तो वो आरबीआई का कोई भी एक्स ऑफिशियल है, एक्स एम्प्लॉय है, ठीक है ना, इन सब से कॉन्टैक्ट कर सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे उसी एक्सपर्ट की बात हो रही है। द सर्वे ऑफ रिलेटेड लिटरेचर में ऑल्सो हेल्प इन सिलेक्शन ऑफ अ रिसर्च प्रॉब्लम। लिटरेचर सर्वे करके इंफॉर्मेशन सोर्सेस से देख के वो भी रिसर्चर ले सकता है कि भाई क्या उसकी समस्याएं हैं या किन समस्याओं के मद्देनजर, किन समस्याओं को ध्यान में रखते हुए उसे काम करना है, ठीक है। तो इनकी बातें इसमें कही गई। सोर्स ऑफ प्रॉब्लम पहली चीज ये है। सेकेंड चीज है आपकी पोटेंशियल टू बी अ रिसर्च प्रॉब्लम। क्या एक रिसर्च प्रॉब्लम में पोटेंशियल होती है? तो देखो इसमें बहुत ही सिंपल है। One must ensure that the problem one has undertaken has a potential to be called as a research problem. One should avoid travels। यानी कि एक रिसर्च प्रॉब्लम की जो समस्याएं हैं वो कितनी लाजमी है, कितनी अप्रोप्रिएट है। ये तो नहीं फालतू का टॉपिक उठा लिया जिसमें प्रॉब्लम नहीं, उसमें ज़बरदस्ती प्रॉब्लम क्रिएट कर दी, नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। प्रॉब्लम शुड बी जेन्युइन, रियल, ताकि वो प्रॉब्लम एक्चुअली में प्रॉब्लम हो। ये नहीं कि बस हमें पीएचडी करनी थी तो हमने कोई भी टॉपिक उठा लिया, साहब पीएचडी तो करनी है, 4-5 साल में मुझे डिग्री मिल जाएगी, मैं डॉक्टर बन जाऊंगा, नहीं। किसी पर्टिकुलर ऐसी प्रॉब्लम जिससे कोई सोसाइटी की प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो, देयर शुड बी पोटेंशियल इन दैट प्रॉब्लम एंड वन शुड अवॉइड ट्राइवल और मीनिंगलेस प्रॉब्लम। भाई जैसे मैंने बताया, फालतू की चीज़ें नहीं करनी है कि बस डिग्री लेनी है तो कुछ भी उठा लिया टॉपिक, या ऐसे ही टॉपिक उठा लिया जिसपे इतनी रिसर्च हो चुकी है अब उसमें कोई प्रॉब्लम रही नहीं गई है तो भी उठा लिया साहब, कि नहीं हम कुछ ज़बरदस्ती प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो आपको अवॉइड करना। द रिसर्च प्रॉब्लम मस्ट प्रोवाइड सोल्यूशन टू एन एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम और कंट्रीब्यूट इज अ बॉडी ऑफ नॉलेज। अब अगर फॉर एग्जांपल इस समय एमएसएमईज पे बहुत लोग रिसर्च कर रहे हैं, माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज पे, लेकिन मैं आपको बता दूं अगर आप अभी गूगल करें, इंटरनेट पे देखें तो एमएसएमईज पे और इन सब पे, एमएसएमईज के प्रोग्राम से ऑलरेडी काफ़ी काम हो रखा है, ठीक है। मतलब मेरा कहने का मतलब यहाँ पर ये नहीं कि एमएसएमई पर और काम नहीं हो सकता, बट एक मैं बात बता रहा हूँ कि जनरली एक बहुत ही कॉमन टॉपिक्स कई लोग ले लेते हैं। क्यों? क्योंकि उनको पता है भाई ये बहुत ईजी है, इस पर सब कुछ मिल जाएगा, इसमें एवरीथिंग विल बी सॉल्व और इसमें कुछ ज़्यादा करने को है नहीं। ये चीज़ एक रिसर्चर को नहीं करनी चाहिए, उसको कुछ ऐसा करना चाहिए कि कोई प्रॉब्लम एक्चुअली में हो, एग्जिस्टिंग हो और उस पर वो कार्य कर सके, ठीक है। That means it contribute, last line, contributes to the body of knowledge। जो body of knowledge पे contribute करे ज़रूरी है भाई, क्योंकि अगर वो contribute नहीं करेगा तो ये तो total waste हो जाएगा ना। इसके लिए उसको ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। इसीलिए बोला गया है contributes to the body of knowledge, कुछ नया contribute करे, something new, ठीक है। नेक्स्ट है सेलेक्ट नॉन कंट्रोवर्शियल। हाँ भाई ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, दिस इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। पहली बात तो इस पे चांद सितारे बना दो, तो चांद सितारे में इसमें आपके लिए बता दे रहा हूँ, दिस इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट। देखिए मैंने इसमें तारे, चांद सितारे बना दिए। ये क्यों इम्पोर्टेंट है, लाइन से बना देता हूँ। क्योंकि आपको कोई भी ऐसा मुद्दा नहीं सेलेक्ट करना है कि लड़ाई झगड़े शुरू हो जाएं, स्पेशली धर्म को लेकर, क्योंकि भारत में धर्म अपने आप में बहुत बड़ी चीज़ है लड़ाई लगवाने के लिए। थोड़ा आपने हिंदू मुस्लिम जहाँ शुरू किया दंगे हो जाते हैं, और कई पॉलिटिकल पार्टीज का फ़ायदा भी उठाती हैं, गवर्नमेंट, कई गवर्नमेंट्स इसका फ़ायदा उठाया भी है। धर्म, धर्म नहीं तो जाति ही सही, तुम इस जात के, हम उस जात के, तुम हमारे उस जात के, तुम नदी के इस पार के जात के, हम नदी के इस पार जात के, हम इसमें भी इसके, इसकी अंदर की, इसकी चौथी लहर वाली जात है, तुम उसकी। तो ये सब चीज़ें यू हैव टू अवॉइड, ये सब नॉनसेंस आपको बाहर आना है। बिलीव्स, ट्रेडिशनल पुरानी सोच की भाई हम ऐसी रिसर्च करेंगे तो साहब भूत आ जाएगा,
या हम उस जगह पे जाके रिसर्च नहीं कर सकते, ऐसी सोच से आपको बाहर आना है, ये भी आपको हटाना है। सेक्सुअल प्रेफरेंसेस का मतलब यहाँ पे जेंडर से सिर्फ लड़के लड़कों को ही पकड़ के रिसर्च कर रहे हैं, हम लड़कियों को इंक्लूड नहीं करेंगे कि लड़कियां इस लायक नहीं कि हम उसको रिसर्च करें। ये सब जेंडर प्रेफरेंसेस, इन सब गलत चीज़ों को आपको अवॉइड करना है। और भी काफ़ी चीज़ें हैं लेकिन हमको इन चीज़ों को अवॉइड करना है। क्यों? क्योंकि ये सब कॉन्ट्रोवर्शियल चीज़ें हैं, इस पे लड़ाई झगड़ा होगा, तो इस पे रिसर्च क्या खाक होगी, इस पे लड़ाई झगड़ा ही होता रहेगा और सिर्फ डिबेट्स होती रहेंगी और माहौल ख़राब होगा और वायलेंस की वजह से आपका हो सकता है टॉपिक भी हो जाए। कई बार आपने सुना होगा, कई किताबें आई, उसने ताजमहल के बारे में कुछ लिख दिया, उसने वहाँ की हालत औरतों के बारे में, उसने उस नेता के बारे में कुछ लिख दिया। इससे क्या होता है, कई बार कंट्रोवर्सी क्रिएट हो जाती है, किसी ने किसी के धर्म के बारे में कुछ लिख दिया और किसी ने जब कुछ नहीं मिला तो उसकी जात पे लिख दिया। ये सारी कंट्रोवर्शियल चीज़ें आपको रिसर्च में टोटल अवॉइड करनी है। ये कोई प्रॉब्लम्स नहीं है और ना ऐसा कभी सोल्यूशन मिल सकता है, इनको आपको अवॉइड करना है और इसको अवॉइड करते हुए आपको लेके चलना है। ठीक है, नेक्स्ट है रिसर्चर इंटरेस्ट एंड कॉम्पिटेंसी, वेरी इंपॉर्टेंट। आपका इंटरेस्ट किधर है, इसको ऐसे समझो। जैसे फॉर एग्जांपल तो हम एक स्टूडेंट का एग्जांपल लेते हैं, चलो हमने दीपेश का एग्जांपल लिया, आई होप वो वीडियो देख भी रहा होगा। ठीक है, दीपेश है, इसने कॉमर्स से पढ़ाई की। ठीक है, कॉमर्स से इसने 12th तक पढ़ाई की, फिर इसने बीकॉम किया यानी कि ग्रेजुएशन, देन इसने एमकॉम किया। अब वो प्योर से करे अप्लाइड से करे, दैट्स हिज डिसीजन, बट एमकॉम है। तो कहीं ना कहीं कल को दीपेश जो रिसर्च करेगा यानी कि जो शोध करेगा, यानी कि अगर वो पीएचडी के लिए अप्लाई करता है या हम कह सकते हैं रिसर्च के लिए अप्लाई करता है, सिंपल भाषा में रिसर्च के लिए कल को होगा, तो रिसर्च हम तुमसे क्या उम्मीद करते हैं दीपेश से कि उसका फील्ड क्या होगा, कॉमर्स होगा। अब कॉमर्स से भी कई पार्ट्स होता है, वो फाइनेंस में जा सकता है, वो बैंकिंग में भी जा सकता है, वो मार्केटिंग में भी जा सकता है, वो एचआर में भी जा सकता है। ये मैंने एक बेसिक्स आइडियोलॉजी के अकॉर्डिंग बताया, हो सकता है वो किसी और में चला जाए। तो इसकी भी कई सारी ब्रांचेस होती है, इसकी भी कई सारी ब्रांच। तो यहाँ पर हमने क्या पाया कि एक स्टूडेंट है, उसका नाम है दीपेश अपना, वो ये काम कर रहा है। क्यों? क्योंकि उसका बेस क्या है, उसका जो बेस है वो है बेस, कौन सा बेस है उसका, कॉमर्स। यानी कि उसकी काफ़ी हद तक पढ़ाई, जब आपने पीजी यानी कि अपना पोस्ट ग्रेजुएशन, जो कि अच्छी सीनियर स्टडी लेवल होती है, मास्टर जिसको कहते हैं, एम का मतलब मास्टर, बी का मतलब बैचलर। तो अगर आपने बैचलर्स और मास्टर्स एक पर्टिकुलर डिसिप्लिन में किया है तो इट इज़ ऑब्वियस कि आप भाई कॉमर्स की आपको एक अच्छी नॉलेज है और कहीं ना कहीं इन सारे फील्ड से आप वाकिफ हैं। आप ये नहीं कह सकते नहीं मुझे बैंकिंग का अच्छा आइडिया, मुझे फाइनेंस करनी है, मुझे फाइनेंस का मुझे मार्केटिंग करनी है, नहीं, ये सब बुलशिट है। अगर आपने कायदे के आपने कॉमर्स के स्टूडेंट हैं और आपने अच्छी पढ़ाई की है तो यू मस्ट बी हैविंग ऑल सब्जेक्ट सम और हाउ अ गुड आइडिया। किसी का ज़्यादा होगा किसी का कम होगा वो एक अलग बात है, लेकिन आइडिया होगा। आप ये नहीं कह सकते कि नहीं नहीं मुझे नहीं पता। ठीक, अब दीपेश पर है कि वो किस फील्ड में रहे। फॉर एग्जाम्पल दीपेश ने चूज कर लिया बैंकिंग, दीपेश ने कहा मुझे बैंक्स और इकोनॉमिक्स में बहुत इंटरेस्ट है और मैं लूँगा बैंकिंग। तो दीपेश ने क्या कहा, बैंकिंग पे उसने कहा मैं रिसर्च करूँगा। अब दीपेश की रिसर्च किस पे शुरू हो जाएगी, बैंकिंग पे। अब बैंकिंग भी बहुत बड़ा है, तो बैंक में किसी भी प्राइवेट बैंक, पब्लिक बैंक, ठीक है ना, पेमेंट बैंक, फॉरेन बैंक, देयर आर सो मेनी टाइप्स ऑफ बैंक, और कुछ नहीं तो आरबीआई पे कर लिया। तो ये बैंकिंग पे इसने रिसर्च अपनी फाइनल की। तो इतनी कहानी का मतलब तुम लोग समझ रहे हो मेरे कहने का मतलब क्या है। इतनी कहानी का मतलब ये है कि एक स्टूडेंट जिसकी इसकी बेसिक जहाँ से होती है उससे एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो अपना रिसर्च ही उसमें करेगा। यानी कि अब यही दीपेश अगर हम बात करें तो ये जो दीपेश है स्टूडेंट, थोड़ा चलो अलग, हाँ दिस
ये जो दीपेश है, ये कल को ताजमहल पे या फिर हम कहें किसी भी पर्सन का नाम ले लो, अकबर पे रिसर्च नहीं करने वाला। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं पहली बात तो इसका डिसिप्लिन वो नहीं है, और दूसरा इसने कोई हिस्ट्री से अपनी पढ़ाई नहीं की है। इसीलिए गाइडलाइंस ऐसी बनाई जाती हैं कि स्टूडेंट जिस भी सब्जेक्ट से उसका मास्टर्स है, उससे या उससे रिलेटेड सब्जेक्ट से ही वो रिसर्च कर सकता है, क्योंकि आप उतना अच्छा उस पर काम नहीं कर पाएंगे और ना आपसे एक्सपेक्ट किया जा रहा है। फाइन। तो ये एक बेसिक आइडिया था जो मैंने आपको बताया। आते हैं बैक टू द टॉपिक। ये था रिसर्चर का इंटरेस्ट एंड कॉम्पिटेंसी। जितना उसका इंटरेस्ट होगा उतना वो कॉम्पिटेंट कहलाएगा। इंटरेस्ट नहीं होगा, ऑब्वियसली बात है, कॉमर्स के बच्चों को हम बायोलॉजी पे दे देंगे कि चलो आप कोरोना वायरस के जो वायरस हैं उसकी स्टडी करो माइक्रोलॉजी, तो वो तो बच्चा ऐसे ही पागल हो जाएगा, वो क्या करेगा उस पर रिसर्च, गड़बड़ सड़बड़ रिसर्च कर देगा। वहीं पे जो साइंस के स्टूडेंट्स होंगे वो उस पर अच्छी रिसर्च करेंगे। फाइन। तो ये होता है रिसर्च का इंटरेस्ट एंड कॉम्पिटेंसी, आपका उस फील्ड का होना बहुत जरूरी है। आई होप यहाँ तक सबको समझ में आ गया होगा, और ये पॉइंट को क्लियर करना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट है रिसोर्सेज अवेलेबल, कि आपके पास संसाधन कितने हैं। भाई रिसर्च हवा में तो होती नहीं है, उसको करने के लिए आपके पास संसाधन होने भी ज़रूरी है। तो यही बात बोली गई कि रिसर्च करने के लिए आपके पास ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। पहली चीज़ होती है टाइम, यानी कि समय। आप अपनी रिसर्च को कितने समय में पूरा करते हैं। समय का मतलब है बेसिकली एक पीएचडी की बात करें या हम बात करें मास्टर्स की, ठीक है, तो इसको मैं क्लियर कर दूँ, ऐसे समझो। समय, टाइम बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, ठीक है। जैसे नॉर्मली 3 से 6 साल का नियम बताया गया है रिसर्च के लिए। इन ऑर्डर टू डू रिसर्च, ये मैं बात कर रहा हूँ पीएचडी, ठीक है, इन सब चीज़ों की, कि आपको कितना इसमें टाइम लगता है, ठीक। तो यहाँ पर यही सारी चीज़ें बोली गई हैं कि आपको 3 से 6 साल का समय लगेगा, टाइम लगेगा रिसर्च का, इसका रिसर्च का। दूसरा, उसके बाद टाइम की बात करें तो आती है इम्पॉर्टेंट चीज़, दैट इज़ योर कॉस्ट या फंड्स के साथ, कि अमाउंट ऑफ फंड्स अवेलेबल। तो पहली चीज़ तो हमने ये क्लियर कर दी, समय कितना लग रहा है, तो हमने कहा भाई समय कितना लग रहा है, तो बहुत ही आसानी से हमने डिटेक्ट कर लिया कि समय जो लग रहा है वो आपका कितना होगा, 3 से हमने कहा कि 6 साल का कोई भी समय हम ले सकते हैं, 3 to 6 years, राइट। तो ये हो गया आपका। अब दूसरी चीज़ हो गई इसमें, आपका टाइम क्लियर हो गया, और दूसरा हमने फंड्स को बोला 1 लाख रुपए या 1.5 लाख रुपए, तो हमारा फंड्स भी क्लियर हो गया, या इतना हमारा खर्चा है। इसमें भी एक चीज़ होती है, कई सारी एजेंसीज होती हैं, मैं आपको बता दूं, देर आर सो मेनी टाइप्स ऑफ एजेंसीज जो कि काम करती हैं। जैसे कई एजेंसीज होती हैं जिनके पास एक काम होता है, और जो इस टाइप का काम भी करती हैं। बेसिकली क्या काम करती हैं, वो आपके लिए फंडिंग का काम करती हैं। दे यूज टू वर्क फॉर यू, लाइक यूजीसी, ठीक है, आईसीएसएसआर, और भी ऐसे कई लोग होते हैं, कई ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं जो कि क्या करती हैं, आपको फंडिंग देती हैं। तो अगर उन्होंने फंड दे दिए तो वो 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, डिपेंडिंग आपका टॉपिक कैसा है उसके अनुसार आपको फंड देंगी, और आपकी चीज़ें देखेंगे कि भाई आप काम ठीक से कर रहे हैं तो आपको फंड और अप्रूव करेंगे। नेक्स्ट है आपका साइज ऑफ रिसर्च। रिसर्च का साइज कितना बड़ा है, या फिर हम ये कह रहे हैं कि रिसर्च जो है वो इतनी बड़ी तो नहीं है कि वो काम ही ना हो पाए, यानी कि उस मैनेजमेंट ना हो पाए। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने कहा कि कोविड-19 का एग्जांपल हम लेते हैं कि कोविड-19 का लखनऊ पे क्या इम्पैक्ट है। तो अब हमें ये पता है कि हमें लखनऊ के जुरिस्डिक्शन को ध्यान में रखते हुए, लखनऊ की सीमा को ध्यान में रखते हुए कोविड-19 के बारे में डेटा कलेक्ट करना है, ठीक। लेकिन अगर हम ये कहें कि साइज ऑफ रिसर्च में हम पूरे उत्तर इंडिया में कोविड-19 का इम्पैक्ट, तो यहाँ पर तो नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, मिडिल इंडिया पूरा आ जाएगा, ये आउट ऑफ डेटा चला जाएगा। यानी कि ये एक आदमी के बस का नहीं है, रिसर्च मैनेजेबल नहीं है। तो इतना भी बड़ा रिसर्च ना लीजिए उसका साइज कि वो हैंडल करने में दिक्कत हो। अब
इतना भी नहीं कि हमने ले लिया कि लखनऊ में चिन्हट के मटियारी में सिर्फ इस गली में रिसर्च कितना है, ये बहुत छोटा होगा। तो रिसर्च आपका जो है वो बहुत स्मॉल भी नहीं होना चाहिए और बहुत बिग भी नहीं होना चाहिए। ये डिपेंड करता है कि आपका एरिया जो उसके अकॉर्डिंग रिसर्च हो कि आप मैनेज कर पाएँ। सो इट शुड नाइदर बी स्मॉल नाइदर इट शुड बी, ठीक है। तो आज हम लोग साइज ऑफ रिसर्च तक की बात करते हैं। उम्मीद करते हैं कि आज का वीडियो आपको समझ में आया होगा और बस इसका जो समय चल रहा है इस समय का यूज़ करिए, वीडियोस देखिए टीचर्स बना रहा है और इसको समझिए और सीक्वेंस में देखो, तभी वीडियो लेक्चर्स का मतलब होगा। कभी भी कोई भी वीडियो उठा के देख लोगे बेटा तो इट इज़ ऑफ नो यूज़। तो आज जितना हमने रिसर्च प्रॉब्लम पे डिस्कस किया है, सिग्निफिकेंस के क्या पॉइंट्स होने चाहिए, यहाँ तक हम आज की वीडियो में बात करेंगे। नेक्स्ट हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। सब अपना ख्याल रखें। टेक केयर एवरीवन, हैव अ नाइस डे।